नमस्ते। मनुस्मृति की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नया अध्याय चालू करने वाले हैं, तृतीय अध्याय। इसमें जो हमारा मुख्य विषय रहेगा, एक आपका कन्वोकेशन सेरेमनी, उसके बाद विवाह और फिर पंचयज्ञ विधान, जो पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने शायद कहीं पर देखा था कि 5 यज्ञ जो सभी को करने चाहिए, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। समावर्तन होगा कब? चत्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरो त्रयवैदिकं व्रतं तर्धिकं पादिकं वा गृह्णान्तिकमेव वा। गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामक 3 वेदों के सांगोपांग अध्ययन संबंधी व्रत का गुरुकुल में प्रवेश के बाद 36 वर्ष पर्यंत या उससे आधे अथवा उन 36 के चौथे भाग अर्थात 9 वर्ष पर्यंत अथवा जब तक अभीष्ट विद्या पूर्ण ना हो जाए पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का वो पालन कब तक करेगा? जैसे 8 साल की आयु में गया, उसके बाद फिर 36 साल, ठीक है, तो कितने हो गए? 44 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके बाद फिर वो समावर्तन ले सकता है, या फिर 36 का आधा 18 और प्लस 8, मतलब वो कितने एज में आएगा? 26 साल। 18 8 कितना हो? 26 हुआ ना, हाँ, 26 साल में वापस आएगा, ठीक है। या फिर उसमें भी आधा, 18 का आधा 9, 8 9 17 साल, इतने में वो वापस आ सकता है। या फिर वो जो चीज़ सीखने गया है, जिस पर्टिकुलर स्किल के लिए किसी पर्टिकुलर गुरुकुल में गया हुआ है, तो वहाँ से वो पर्टिकुलर स्किल सीखने में उसको जितना समय लगा, उसके बाद वो आ सकता है, ठीक है। मिनिमम इसमें जो आपका जो अवधि है वो एक तो 44 साल, दूसरा 26 साल और तीसरा क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है यहाँ पे 17 साल तक का, ठीक है, इस श्लोक के अनुसार। या फिर जब तक आप जो सीखने गए हैं, जिस एक पर्टिकुलर उद्देश्य टॉपिक को सीखने गए हैं, वो सीखने तक आप वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। जैसे भागवत में एक आता है ना कि भगवान कृष्ण जल्दी सीख गए सभी विद्याओं को, तो वो जल्दी उनका समावर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे सुदामा वगैरह अन्य थे, उनको समय लगा, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम पीरियड किया, ठीक। तो इतने समय तक वो गुरुकुल में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करेगा। और उसमें भी क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। इन तीनों वेद का क्या करना है? सांगोपांग अध्ययन। सिर्फ वेद नहीं, वेद के जो पार्ट होते हैं, उपनिषद या फिर उसके साथ जो स्मृति ग्रंथ वगैरह होते हैं, वो साथ में उसको करना पड़ेगा। और उसके साथ उसके स्किल भी आता है, ठीक है। हर एक ग्रंथ के साथ उसका एक स्किल सेट भी होगा, वो भी उसको पूरा करना है। तो जैसे गुरुकुल वगैरह होते हैं, तो गुरुकुलों को ऐसे करना चाहिए कि अलग अलग देश में बहुत सारे गुरुकुल हो, और हर गुरुकुल एटलीस्ट एक जो वेद है उसका पूरा सांगोपांग अध्ययन कराए, उसके स्किल सेट के साथ। तो आज के समय भी फिर इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी हो जाएगी गुरुकुलों की। आगे देखते हैं कि अब उसने अपनी अभीष्ट शिक्षा ले ली है, ठीक है, उसको जो सीखना था वो सीख चुका है, तो अब उसका समावर्तन कब होगा? वेदानध्यते वेदो वा वेदं वा अपि यथाक्रमम् अविप्लप्तु ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावेशेत्। अखंडित अर्थात विधि एवं सत्य निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया हुआ ब्रह्मचारी, क्या बोल रहे हैं? अखंडित, उसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, अर्थात विधि एवं सत्य निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ ब्रह्मचारी उक्त तीनों वेदों अथवा उनमें से किन्हीं 2 वेदों को अथवा किसी एक वेद को अध्ययन क्रम पूर्वक अर्थात वेदांग शाखा ग्रंथों सहित पढ़कर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब तक वो पढ़ रहा है उसका जो ब्रह्मचर्य वो भी अखंडित हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एज निकल के आ रही है 44 साल तक। अब 44 साल तक पढ़ रहे हो और आपका 44 साल तक अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, तो उस समय तक उसका ब्रह्मचर्य भी अखंडित होना चाहिए, है ना, तभी। अच्छा, जैसे कुछ लोग एक आता है कि 48 साल के युवा का 24 साल की युवती से विवाह का
जैसे हिंदू विधानों में आता है, ठीक है। तो इस पे कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो भैया उसके लिए नियम भी है। मेरे आपके जैसे लोगों के लिए ये नहीं है कि हम अपने से आधे उम्र की आयु की लड़की से विवाह करें, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरी वेदांग शिक्षा ली हो, सिर्फ उनके लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो उतने श्रेष्ठ हो उनके लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब समावर्तन के लिए क्या जरूरी है? जो सत्य निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया हुआ ब्रह्मचारी, ठीक है, उसने जितने समय तक भी शिक्षा ली है उस समय तक उसने ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन किया है। अब उसके बाद वो भी कैसा? तीनों वेद अथवा उनमें से कोई दो या कोई एक, ठीक है। जब तक वो सीख रहा है उसने अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद को भी कैसे? वेदांग और उसके शाखा ग्रंथ, जैसे वेदों के साथ क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं उनके, है ना। तो उन सब के साथ अगर उसने उसको कंप्लीट किया है तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लायक हो चुका है, अब वो प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ पे ऋषि अर्थ देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य से 4, 3, 2 अथवा 1 वेद को यथावत पढ़ अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम को धारण करें। अब आगे देखते हैं। तम प्रतितम सधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितः स्त्रग्विणः तल्प आसीन्मर्यहेयेत प्रथमं गवा, ठीक है। तो अब उसको जो समावर्तन हो रहा है उसमें जो प्रक्रिया है वो क्या है? गृहस्थ आश्रम में जाने के इच्छुक ब्रह्मचारी का समावर्तन संस्कार इस प्रकार करें। पिता रूप गुरु के वेद और विद्या रूपी दाय भाग को ग्रहण करने वाले, अपने ब्रह्मचर्य व्रत और विद्या अध्ययन रूप धर्म से प्रसिद्ध अर्थात उसको पूर्ण कर चुके उस ब्रह्मचारी को माला धारण किए हुए और आसन पर बैठे हुए को अर्थात उसके गले में माला पहनाकर और आसन पर बैठाकर पिता व आचार्य पहले गवा, गवा मतलब गौ से प्राप्त पदार्थों से निर्मित मधुपर्क, जिसमें गौदुग्ध दही शहद के मेल से बना मिष्ट पदार्थ को चटाकर उस ब्रह्मचारी को सत्कार करके उस गृहस्थ में जाने का अधिकार प्रदान करे अर्थात अनुमति प्रदान करे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो उसमें कौन? उसका पिता के समान जो उसका गुरु है वो क्या करे? उसे आसन में बैठाए, माला पहनाए और ये जो बताया गया है दूध दही और शहद से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है वो उसको चटाकर उसका समावर्तन करें। अब यहाँ पे ऋषि अर्थ एक बार देख लेते हैं। जो स्वधर्म अर्थात आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से कौन कौन कर सकते हैं? पिता, है ना, व अध्यापक। पिता में भी एक जनक है और कोई पिता के समान। अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कृत करे। वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। इस तरह से समावर्तन का जो प्रक्रिया है वो होगी, ठीक है। अब गुरु की आज्ञा से विवाह। गुरुणा अनुमतः तत्तवा स्मावृतो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्यां सर्वणाम लक्षणान्विताम। इस प्रकार गुरु से अनुमति प्राप्त द्विज स्नातक निर्धारित विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य पूर्ण होने का प्रतीक समावर्तन संस्कार करा के, ठीक है। यहाँ पे जो इनका कन्वोक्शन हुआ, समावर्तन हुआ, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि आपका ब्रह्मचर्य आपने अच्छे से पूरा किया है, अब आप विवाह के योग्य हो चुके हो, ठीक है। ब्रह्मचर्य पूर्ण होने का प्रतीक समावर्तन संस्कार करा के घर लौटकर अपने वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सवर्णा बनी। यहाँ पे जो लड़का है वो जिस वर्ण का होकर लौटा है उसी वर्ण की क्या चाहिए? लड़की भी चाहिए। उत्तम गुणों से युक्त भार्या भरण पोषण की जा सकने योग्य एक ही स्त्री से विवाह करें। क्या बोल रहा है कि
उसके जितनी ही पढ़ी लिखी मतलब सेम वर्ण के लड़की से और एक ही लड़की से वो विवाह करे। यथावत उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। अपने वर्ण की, और अपने वर्ण का होना बहुत जरूरी है। क्या होता है फिर दोनों में जो वैचारिक मतभेद आता है ना, उससे फिर ग्रह क्लेश होते रहता है। इसलिए अगर सेम वर्ण के हैं तो वो, आप जैसे कोई काम करके कोई एक अलग तरह का काम कर रहा है, ठीक है, अब वो आया घर में आके अपनी वाइफ को बताएगा कि ऐसा हुआ ऑफिस में, तो उसकी वाइफ को समझ में नहीं आता। जैसे मान लो कोई प्रोफेसर है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, अब वो फिजिक्स का प्रोफेसर है, अब उसकी वाइफ जो है मान लो आर्ट्स की प्रोफेसर है, मान लेते हैं ऐसा। अब आके दोनों घर में क्या बात करेंगे, ठीक है। एक तो विवाह ऐसे करो जिसके साथ आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, तो इसमें ये भी लक्षण आ जाता है कि अगर सेम वर्ण के होंगे तभी तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, दोनों के विचार मिलते होंगे तब तो। और बिल्कुल अलग अलग तो फिर क्या ही बात कर, क्योंकि वो जो बोलेगा इसे समझ में नहीं आएगा और ये जो बोलेगी उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सेम वर्ण का होना जरूरी है। और ऐसे में क्या होता है कि अगर सेम वर्ण का होने से क्या होता है, एक बेनिफिट भी मिलता है कि व्यापार, जैसे कोई व्यापारी है तो उसके व्यापार में अगर कुछ दिक्कत है तो उसकी पत्नी उसकी मदद कर सकती है, उसे सुझाव दे सकती है। अगर ऐसा ना हो तो ठीक है, तो उसके लिए जो मानसिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए सेम वर्ण की पत्नी का होना बहुत आवश्यक है। यथावत जैसे आज भी क्या होता है कि लड़का जितना पढ़ा है उसके आसपास के पढ़े हुई लड़की आज भी खोजते हैं ना, ठीक है। यथावत उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षण युक्त कन्या से ही विवाह करें। अब आज हम लोग यहाँ पर इसको समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग देखेंगे विवाह योग्य कन्या चारों वर्णों के लिए किस तरह की लड़की से कोई विवाह करे। तो इसको आप जरूर देखिए। जो अनुवांशिक बीमारियां वगैरह आती है ना, उन सब का कारण भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उस अनुवांशिक बीमारियों से दूर रहने के लिए, अपने वंश को बचाए रखने के लिए हमारे यहाँ विवाह में ही कुछ नियम है। हमारी गोत्र परंपराओं का क्या महत्व है, ये सब अब आगे के श्लोक में हमको समझ में आएगा। तो आने वाली कक्षाओं में थोड़ा सा और ज़्यादा आप ध्यान से बैठें और थोड़ा लंबे समय के लिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो विषय है एक दूसरे में गुथे हुए, एक के पीछे एक हमको कई सारे श्लोक करने पड़ेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज इतने पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।